हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आज हम इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज में डे 6 का लेक्चर करने वाले हैं और इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि जो भी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप इसे भली भांति कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन हो जो कि फ्यूल सेल पे पूछा गया था, चाहे 2019 का क्वेश्चन हो जो कि HCNG पे पूछा गया है। आप इन दोनों क्वेश्चन को भली भांति कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से एनर्जी पर फोकस करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें हमने करंट भी इंक्लूड किया है। इसमें हम फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और फिर वो जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स है ये हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूल सेल पर फोकस कर रहे हैं और सोलर एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। जो हमने सोर्सेस अपनाया है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है उससे हमने डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि वो डेटा बहुत ही अपडेटेड होता है और प्रमाणिक सोर्स होता है। उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया होता है। दूसरी कि हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो शंकर IAS की बुक को यूज कर रहे हैं। और तीसरा द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आया है उसे हमने एज ए करंट का सोर्स इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और जो लास्ट जो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें जो भी लेटेस्ट डेटा होते हैं ये दिए होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की आगे की प्लानिंग क्या है इसमें ये चीज़ दिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कहते किसे हैं। रिन्यूएबल से मतलब ही होता है, आप ये टर्म से आप समझ सकेंगे, जिसे कि हिंदी में नवकरणीय बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये एक टाइम फ्रेम में विद इन ए ह्यूमन टाइम स्केल ये रिन्यू कर दिया जाता है नेचर के द्वारा। इसकी जो सोर्सेस हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे कि कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उसको फिर से रिप्लेनिश करने में नेचर को बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया है रीन्यूएबल। फिर से हम इसे रिन्यू कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ है कि क्लीन एनर्जी, इससे कहने का मतलब है कि जो कार्बन इमिशन बिल्कुल यहाँ पर आप नेग्लिजिबल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी कार्बन के कंटेंट के जो इमिशन है वो नेट जीरो हो रहा है, इसमें कोई कार्बन की उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्लीन एनर्जी कहा गया है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल देख रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। आपको पता होगा कि जो 15 अगस्त 2021 में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। इसके बारे में अनाउंसमेंट किया लाल किले से कि जो इंडिया है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन की ओर फोकस करेगा, क्लीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस करेगा, जिसकी अभी डिटेल्स आने बाकी हैं कि इसके मिशन के जो भी डिटेल्स हैं फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये हम इस तरह क्यों बढ़ रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही ज़्यादा एक तो कार्बन इमिशन करता है, सेकंड चीज़ कि उसकी सोर्सेस हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो इसीलिए हम लोग क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी और ऐसे सोर्स पे जा रहे हैं जो एबेंडेंटली इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट एबेंडेंट रूप में अवेलेबल है वो हाइड्रोजन है। आपने अगर साइंस की पढ़ाई की होगी लोअर क्लासेस में तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है आप देखते हैं, वो आप जो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है वो हाइड्रोजन से होता है। हाइड्रोजन का जो इसमें जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही एक एक अवेलेबल है, और इसकी जो पीरियोडिक नंबर है आप जानते हैं कि 1 है, और ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में एबेंडेंटली अवेलेबल है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये कभी फ्री अवेलेबल नहीं होता है। हाइड्रोजन इज़ नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर, ये किसी न किसी मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है, या तो वाटर के फॉर्म में या फिर और किसी एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल के रूप में ये अवेलेबल होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए,
एज ए फ्री हाइड्रोजन चाहिए जिसे हम लोग एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकें। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी बट ए कैरियर ऑफ एनर्जी। ये आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन कोई सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि कैरियर है। यानी कि ये तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि हम फ्री हाइड्रोजन हमें मिले। ठीक है, ये हमने आपको डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन जो है एक क्लीन मॉलिक्यूल है, लेकिन जो प्रोसेस है इसका एक्सट्रैक्शन का, अभी हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल के रूप में अवेलेबल होता है, तो इसकी जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का वो क्लीन नहीं है। हम लोग जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फ्यूजल फ्यूल के ही इस्तेमाल से करते हैं, या फिर और भी जो कार्बन इमिशन होता है उसमें एक्सट्रैक्शन के लिए। इसीलिए ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन एलिमेंट, इसके 3 टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन, एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो है कि यहाँ पर बहुत मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, नेचुरल गैस वगैरह यूज करते हैं, और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी कि ये टोटली क्लीन एनर्जी नहीं है। ठीक है, अगेन हम लोग क्योंकि फॉसिल फ्यूल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसके एक्सट्रैक्शन में। जबकि जो ब्लू हाइड्रोजन है इसका भी सोर्सेज सेम है, हम लोग सेम एनर्जी सोर्सेज को यूज करके और ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन में ये है कि ग्रे हाइड्रोजन में जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, उसे हम लोग स्टोर करते हैं या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करते हैं, इसीलिए इसे बोला गया है ब्लू हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट है जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल है। डिजायरेबल ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं इसके एक्सट्रैक्शन में, जैसे कि सोलर है, विंड है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है आप जानते होंगे, जिसमें जो वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को एज ए सोर्स बना रहा है हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन में, इसीलिए इसे कहा गया है ग्रीन हाइड्रोजन। और जो 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करने की बात कही है। तो इसलिए आपके ये जो टाइप्स हैं हाइड्रोजन के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको जो हाइड्रोजन के टाइप्स है उनमें बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए कि भाई कि जो ग्रे हाइड्रोजन क्या है, जो ब्लू हाइड्रोजन क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसे एक्सट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा ये इकोनॉमिकल है, एक्सपेंसिव है, और ग्रीन तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए डिजायरेबल तो है कि हम इसे चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हम ऑब्टेन करें, एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए हमें फोकस करना होगा कि नए नए रिसर्च पर, नए नए इनोवेशन पे, कि जिससे हम आसानी से इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और एक फिजिबल रूप में, जो कि कम लागत में इसे कर पाएँ, तो ये सक्सेसफुल होगा। एडवांटेज क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का? तो सबसे पहले कि ये इट इज़ ए क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल विच कैन बी decarbonize ए रेंज ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग आयरन, स्टील, केमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक तो ये ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, साथ साथ ये जो डीकार्बोनाइजेशन में भी ये मदद करता है, जैसे कि आयरन, स्टील और केमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। नेक्स्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी डेट कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड कैन बी चैनल्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब है कि वैसे रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम लोग पावर ग्रिड में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग चैनल कर सकते हैं टुवार्ड्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, और वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। क्योंकि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो वैसा रिन्यूएबल एनर्जी जिसे आप यूज़ ना कर पा रहे हैं, उसको स्टोर ना कर पा रहे हो, तो एक चैनल आप प्रोवाइड कर दें और उस चैनल के जरिए आप ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस एनर्जी के यूज से। ठीक है, यहाँ पर आप फैक्ट बूस्टर में आप ये देख सकते हैं कि जो
R&D है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हाइड्रोजन एनर्जी की हो रही है एंड एज ए फ्यूल, वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये सपोर्टेड है। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या कर सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जगह पर वो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये दे सकते हैं, जो कि ये गलत होगा, क्योंकि इसके द्वारा ये सपोर्टेड है। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, मेजर वर्क सपोर्टेड टू हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली एंड द महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। 2 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है इंडिया में पायलट बेसिस पर। एक जो है वो गुरुग्राम में है और दूसरा जो है वो फरीदाबाद में, जो कि दोनों दिल्ली NCR में ही आता है। तो ये 2 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और ये अभी देखा जा रहा है कि ये कितना सक्सेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कहने का मतलब है कि फ्यूल सेल करता क्या है? तो जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी टू ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। हम कह सकते हैं कि ये फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कहने का मतलब रिडक्शन, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है इसमें। इसके जरिए से, इस रिएक्शन के जरिए ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल सेल व्हीकल मोस्ट कॉमनली कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल सेल में यूज होता है वो हाइड्रोजन एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑन बोर्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है, आप कह सकते हैं कि जो फ्यूल सेल से चलने वाली जो भी व्हीकल होगी उसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वो मोटर चलाने में, जो भी व्हीकल की मोटर चलाने में आपको मदद मिल रही है और उससे व्हीकल चल रही है। नेक्स्ट है इनसाइड फ्यूल सेल हाइड्रोजन रिएक्ट कैटलिस्ट प्लेटिनम। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो यूज हो रहा है, ठीक है, इसको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि प्लेटिनम है। आप जानते हैं कि प्लेटिनम कितना महंगा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए हमें जो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लेटिनम होती है, ये आप याद रखें। एज ए हाइड्रोजन पासेस थ्रू द कैटलिस्ट, इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विच आर फोर्स्ड टू मूव अलोंग द एक्सटर्नल सर्किट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, होप कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई। बहुत ईजी लैंग्वेज है कि देखिए कि किस तरह से ये प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आपको मैं मैकेनिज्म समझाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि किसी भी फ्यूल सेल में, है ना, एक होता है एनोड, ये एनोड है, और दूसरा जो है वो कैथोड है। ठीक है, एनोड पे हम लोग हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं और जो कैथोड पर है हम लोग एयर की सप्लाई करते हैं। जो एनोड है यहीं पर हम लोग एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लेटिनम है, इस केस में प्लेटिनम है। और ये प्लेटिनम क्या करता है, हाइड्रोजन की जो भी मॉलिक्यूल्स होगी उसको, जो भी एलिमेंट है हाइड्रोजन उसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देता है। जो प्रोटॉन है, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स देख रहे हैं, इसके थ्रू ये आकर यहाँ पर, यानी कि कैथोड पर आकर जमा हो जाता है, और कैथोड पर यहाँ पे एयर है, और एयर में जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे उसे कंबाइन होकर ये जो प्रोटॉन है वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। यही बाई प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वाटर। आप ये देख सकते हैं कि वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो टूटा यहाँ पे कैटलिस्ट के द्वारा तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वे होगा जाने का वो अलग होगा, और वो एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा फ्लो करवाया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। यही लिखा गया है इस लैंग्वेज में कि एज ए हाइड्रोजन पासेस थ्रू द कैटलिस्ट, इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स
इलेक्ट्रॉन और उसको प्रोटॉन में तोड़ दिया जाता है। विच आर फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे फोर्स किया जाता है टू मूव अलोंग द एक्सटर्नल सर्किट प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स हैव नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट। नियर जीरो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो हाइड्रोजन जो एक्सट्रैक्शन होता है वो फ्यूजल फ्यूल से भी तो होता है, तो इसीलिए हम लोग बोला कि नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है हाइड्रोजन फ्यूल कार्स के। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन कर रहे हैं या ग्रे हाइड्रोजन कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज अबाउट 2 और 3 टाइम्स एज इफिशियंट एज बर्निंग फ्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें कि इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। जो आप फॉसिल फ्यूल्स जो आप बर्न करते हैं, जो इंटरनल कंबसन इंजन में, आईसी इंजन में जो यूज होता है जो फॉसिल फ्यूल्स, तो उससे की अपेक्षा इनकी इफिशियंसी 2 to 3 टाइम्स है। इसीलिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा कैरियर हो सकता है एनर्जी का। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइड्रोजन में क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले जो अभी अपडेट हुआ है कि 2021 में अभी आपको मैंने बताया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अनाउंसमेंट की गई रेड फोर्ट से ऑन द ओकेजन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021 प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप देखें कि इंडिया टू डिकार्बोनाइज बाई 2050, ये हमारा टारगेट है कि हम डिकार्बोनाइज हो जाए 2050 तक, कि हम लोग कार्बन इमिशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर लें। इट्स एम्बिशियस गोल ऑफ 175 गीगावाट of renewable energy capacity by 2022 got an impetus in 2021-2022 यूनियन बजट। यूनियन बजट में करीब 1500 करोड़ रुपया जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवंटित किया गया है, और इसमें भी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को भी दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट हुई, वो जो बजट में हम लोगों ने एक अलग से एलोकेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की, सबसे पहले चर्चा वहीं पे आई थी, उसी को आगे बढ़ाया गया है एक तौर पे। और इसकी अभी डिटेलिंग अभी बाकी है, कि जो भी डिटेल आएगा उसमें जो भी बातें होंगी वो हमने आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो मैं अपडेट कर दूँगा। हम लोग हाइड्रोजन को क्यों एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के पास जो है, हमने आगे बताया कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल के वो बहुत लिमिटेड है, और हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो हाईली डिपेंडेंट है किस पे, कोल पे। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हमें मदद करेगा कि हम ये रिप्लेस कर पाएँ फॉसिल फ्यूल्स को, और ये जो पोल्यूशन की जो समस्या है और ऑयल प्राइस की जो राइज की समस्या है, हम उसे एड्रेस कर पाएँ। इट्स मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द, आगे हमने बताया कि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में। लाइटर है, बहुत ही हल्का होता है, सबसे हल्का होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है ये। ठीक, एंड 2-3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन द बर्निंग पेट्रोल, वी हैव डिस्कस्ड इट। इट विल बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन, 1/3 ऑफ इंडियाज़ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को ये रिड्यूस कर सकता है, और आयरन एंड स्टील एंड केमिकल सेक्टर्स में भी ये डिकार्बोनाइज कर सकता है, जो कि हमने पहले भी देखा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें है कि ये क्या है कि लो इमिशन करता है, लेस फ्यूल यूज करता है देन पेट्रोल कार्स। क्योंकि ये हाइब्रिड है, यानी कि इसमें हम लोग क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम फ्यूल भी यूज कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल है। तो अगर हमें ज़्यादा एलिवेशन पर जाने की ज़रूरत होगा तो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जाता है। तो इसलिए इसकी जो इमिशन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BEVs। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। इसमें क्या था कि फॉसिल फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों के यूज हो रहा था हाइब्रिड में, यहाँ पे ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं कि जो कि लिथियम एंड आयन बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, और इसमें कोई पेट्रोल की यूज नहीं होता, इसलिए ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। नेक्स्ट है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, यानी कि इसमें प्लग इन का कहने का मतलब कि फिर से ये हाइब्रिड व्हीकल करने का मतलब कि आप लोग पेट्रोल भी यूज कर रहे हैं और बैटरी भी यूज कर रहे हैं, और ये
स्टेशंस बने हुए हैं रिचार्जिंग के लिए, वहाँ पर आप प्लग इन करके अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहने का मतलब कि आप हाइड्रोजन है ना प्लस ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके कार को रन कर रही है। ठीक है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक होता है, बट इसमें क्या होता है, रिफ्यूल किया जाता है, ना कि इसको रिचार्ज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हमने पहले मैकेनिज्म में देखा कि कैसे फ्यूल सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग हाइड्रोजन, और इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी तरह है, इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने से क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करेंगे हम कि ये नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट देता है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो भी है नियर जीरो इसलिए बोला गया कि कुछ जो कि ग्रे हो गया और जो ब्लू हाइड्रोजन है उसमें हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इसे नियर जीरो कहा, ये नहीं कहा कि बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है। स्टोर्ड इन ए टैंक, ये जो है किसको टैंक में स्टोर किया जा सकता है, एंड इंटीग्रेटेड इनटू द कार्स बेलीज। ठीक है। लाइटर देन द हैवी लिथियम आयन बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहा है उससे काफ़ी ये हल्का होता है। बेटर फॉर द लॉन्ग हॉल ट्रक्स, कॉमर्शियल व्हीकल, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। कैन क्लीन द एटमॉस्फेयर वाइल ड्राइविंग। एक और चीज़ है कि जो कार कंपनी है हुंडई की जो नेक्सो जो सीरीज आई है, उन्होंने दावा किया है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के द्वारा जो कार चल रही हैं वो इमिशन तो जीरो करेंगे ही, साथ ही साथ जो कि अराउंड जो एयर हैं उनको भी वो क्लीन करेंगे, ये उन्होंने दावा किया है। उनका कहना है कि जो हाइड्रोजन जो सप्लाई हो रहा है वो फ्यूल सेल तक पहुंचने से पहले वो क्या है कि वो एयर को क्लीन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो सप्लाई होगी वो जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कंबाइन होकर वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे बोला जा रहा है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स में जो भी इम्प्योरिटीज एयर में अवेलेबल हैं उनको भी ये दूर कर सकती हैं, ऐसा दावा किया गया है हुंडई कंपनी के द्वारा। कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कार्स के वो बहुत लिमिटेड हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली सिर्फ होंडा कंपनी, 3 कंपनी सिर्फ काम कर रही है इस पर, होंडा, टोयोटा एंड हुंडई कंपनी। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि पूरे ग्लोबली सिर्फ और सिर्फ अभी पायलट बेसिस पर 500 हाइड्रोजन स्टेशन ही अवेलेबल हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो समस्या यही आती है कि अगर आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार खरीदा और उसकी रिफ्यूलिंग ही नहीं है, आपके कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करवा पाएंगे। आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं पर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसलिए लोग उसे खरीदना भी नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। अपने इंडिया में मैंने बताया कि सिर्फ अभी 2 ही स्टेशंस लगे हैं जो कि पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर है। कौन से, गुरुग्राम और दूसरा फरीदाबाद में। ठीक है। सेफ्टी की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, एक्सप्लोजन की सबसे बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, एक्सप्लोजन रिस्क एंड हाईली कम्बस्टेबल। आप जानते हैं हाइड्रोजन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और एक्सप्लोसिव है। स्टोर्ड एट वेरी हाई प्रेशर पे इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इसमें जो भी हाइड्रोजन जो टैंक को रखा जाता है वो एम्बिट ऑफ जो पैसेंजर हैं उनसे दूर रखा जाता है, ऐसे डिजाइनिंग की जाती है। तो ये रिस्क को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लोसिव तो है, ये इसकी कमियां हैं। यहाँ पे फैक्ट बूस्टर में हम लोग बात करें तो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स अभी हुआ, जिसमें हमारे जो पैरालंपिक्स के हों या फिर जो ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी गए थे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, है ना। तो वहाँ पर जो ओलंपिक जो गेम चल रहा था टोक्यो 2020 में, वहाँ पर जो जापान के द्वारा ये बात बोली गई थी कि वो जो व्हीकल यूज कर रहे हैं 70% ऑफ द व्हीकल वो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड पर करेंगे। ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल यूएसए हैज ग्रेटेस्ट ये यहाँ पर यूज हुआ। साथ साथ ये हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो कार्स हैं यूएसए में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अभी यूएसए में सबसे ज़्यादा ये नंबर में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हम जो प्रोज देख रहे थे, कॉन्स देख रहे थे, इसकी जो कमियां देख रहे थे, उसमें क्या है कि ये जो कैटलिस्ट हम लोग
यूज कर रहे हैं प्लेटिनम। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है। तो अगेन ये हमें फिजिबल नहीं होगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लगभग मैं ये जो लेक्चर शूट कर रहा हूँ जिस डेट को, उससे लगभग 1 मंथ पहले ये अभी बात आई, एक रिसर्च आया है कि एक न्यू कैटलिस्ट की डेवलपमेंट की गई जिसे ब्लैक पाउडर कहा गया, और जो कि प्लेटिनम के यूज़ को ये रिड्यूस कर सकता है। उसको फुली एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन उसे कंपनसेट कर सकता है, उसको कम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके यूज़ को रिड्यूस करवा सकता है। तो हम अगर ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो अबाउट हाफ ऑफ द प्लेटिनम इज रिप्लेस्ड विद द कॉपर से रिप्लेस किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये रहा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है, और उसकी जो भी हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। इंडिया, आप जानते हैं कि हम लोग सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो सोलर मिशन है, नेशनल सोलर मिशन, वो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ साथ जो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, उसमें इंडिया सबसे पहला जो कंट्री था, सबसे जो आगे आकर इस चीज़ को, मुहिम को इंडिया ने पूरे विश्व के सामने रखा था। तो सोलर एनर्जी पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि जो आप हम इंडिया को देखते हैं, ये एक रफ ड्राइंग है इंडिया की मैप की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लोकेशन है, आप देख सकते हैं कि कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में है। 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ से लेकर हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में है। और आप जानते हैं कि इसी के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप लोग जानते हैं, जो ज्योग्राफी वाला लेक्चर सीरीज अगर आपने किया होगा तो आप भली भांति जानते हैं कि इस बीच में जो है सन रेज बहुत ज़्यादा वर्टिकल पड़ता है, सन रेज, और हमारे जो एक पोटेंशियल एरिया क्रिएट हो जाता है सोलर एनर्जी के लिए, सन की रेज के लिए। इसीलिए हमारी जो कंट्री है, ये एक एज ए पोटेंशियल ज्योग्राफिक लोकेशन यूज हो सकता है सोलर एनर्जी के लिए। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से जो कि सोलर एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है हमारी कंट्री पर, उसे हम लोग यूज कर पाएँ, तो ये हमारी जो भी फॉसिल फ्यूल पर जो निर्भरता है उसे कम करने में हमारी ये मदद करेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि सबसे पहले हम लोग यूज़ क्या क्या कर रहे हैं। तो सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम 2 तरीके से, अभी जो भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसमें हम लोग 2 तरीके से सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। एक तो है कि यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल, आप फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से, है ना, सन रेज आए और यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सोलर थर्मल एनर्जी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोलर कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर्ड सरफेस होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम बनाते हैं, और वो स्टीम अगेन वो स्टीम के द्वारा हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आप ये जो मैकेनिज्म है, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मैकेनिज्म। इसके जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए प्रीलिम्स, एज ए मेंस में ये मैकेनिज्म एक तरीके से साइंस वाले सेक्शन में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे यूज बनाया जाता है। तो यहाँ पे यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर का ये लेयरिंग होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसमें क्या किया जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लेयरिंग बनाई जाती है सेमीकंडक्टर का, उसे डोपिंग आपने सुना होगा डोपिंग के बारे में। जो खिलाड़ियों में ज़्यादा आपने सुना होगा, अगर आप स्पोर्ट लवर हो, कि डोपिंग करके खिलाड़ी आते हैं। यानी कि डोपिंग कहने का मतलब है कि आप इम्प्योरिटी उसमें डाल रहे हैं। जैसे कि इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं कुछ खिलाड़ी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जो कि इलीगल है, तो उसे भी हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है। और डोपिंग कहने का ही मतलब है कि आपने कुछ इम्प्योरिटीज उसमें शामिल कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेमीकंडक्टर का लेयर तैयार करते हैं। यानी कि हम कहने का मतलब है कोई कुछ इम्प्योरिटीज उसमें ऐड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एज ए सेमीकंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सिलिकॉन यूज कर रहे हैं। जो सिलिकॉन है उसको डॉप किया जाता है। अगेन डॉप का मतलब इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, डॉप्ड विद द एल्युमिनियम और फॉस्फोरस।
एल्युमिनियम आप जानते हैं कि इसका जो वैलेंसी है 3 है और ये 13 जो ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में उसका एक एलिमेंट है। इसके डॉप करके ये 2 लेयर बनाया गया, पी टाइप एंड एन टाइप। एन टाइप में आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये पी टाइप ये होल्स बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि एक सर्किट तैयार करते हैं हम एन टाइप और पी टाइप के। अगर यहाँ पे चैलेंज ये था कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप को इस तरह से रखें तो इंसिडेंट जो सन रेज होगा वो हमें एक सर्किट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोलर एनर्जी एन टाइप के लिए चाहिए। ये तो हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने पी टाइप ये पी एन जंक्शन बनाया। यहाँ पर पी एन जंक्शन होता है जिसमें दोनों यहाँ पे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों अवेलेबल होते हैं। एन टाइप कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सफिशेंसी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सनरेज आता है उसे एक्साइट होकर, क्योंकि एनर्जी ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और ये ट्रेवल कर सकते हैं एनर्जी लेकर। जब ये ट्रेवल करते हैं एक सर्किट से हम लोग फ्लो करवाएंगे तो ये किस तरह जाएगा, किस ओर जाएगा, तो ये पी टाइप की तरफ इसको फ्लो कराया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। सीधा समझने के लिए यही आपके लिए काफ़ी है। वैसे आप डिटेल में जाएंगे फिजिक्स में तो क्लास 12 में, जैसे कि फिजिक्स में दे रखा है, आप उस चैप्टर को जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है कि हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, एन टाइप पे हम लोग सोलर जो एनर्जी है, जो सोलर जो रेडिएशन है उसको स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज होकर और ये मूव करता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है वो डीसी टाइप होता है। फ्यूल सेल में भी जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी हमें डीसी टाइप मिल रहा था, ठीक है। तो डीसी टाइप यानी कि डायरेक्ट करंट यहाँ पे मिलता है, जो कि हम बाद में इन्वर्टर के द्वारा हम लोग इसको कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने तरीके से यूज कर सकते हैं उसे। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो सोलर थर्मल का। यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड सोलर पावर यूज कर रहे हैं। होता क्या है कि हम एक इस तरह से एक पैराबोलिक शेप का एक मिरर बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सोलर जो रेडिएशन है उसको, जो सनलाइट है उसको इंसिडेंट करवाया जाता है। इंसिडेंट से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पर एक टैंक अवेलेबल है जिसमें फ्लूइड है। हो सकता है ये फ्लूइड एज ए वाटर हो या फिर सिंथेटिक ऑयल हो, ठीक है। ये इस तरह से ये कुछ फ्लूइड होते हैं, इसमें भरे जाते हैं, जो कि सन एनर्जी जो इंसिडेंट होता है ये पैराबोलिक जो मिरर पर, वो रिफ्लेक्ट होकर हम लोग इसे इस ओर कंसंट्रेट करवाते हैं। कंसंट्रेट करने का मतलब आपने क्लास 10 और 12 में आपने मिरर और लेंसेज के डायग्राम बनाए होंगे, जिसमें हमने देखा था कि अगर फोकस से होकर जो चीज़ें गुजरती है, जो रेज गुजरती है, वो बिल्कुल फोकस, आपने ये देखा होगा कि जो मिरर है अगर यहाँ से फोकस से कोई है ना लाइट रे अगर गुजरती है तो वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है, इस एंगल पे रखा जाता है कि ये इसके फोकस से होकर गुजरे और ये पैरेलल होकर फिर यहाँ पर जाकर स्ट्राइक करे। इसमें जो फ्लूइड अवेलेबल है उसे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस गर्म से ये स्टीम बन जाता है और इस स्टीम को हम लोग बाद में टरबाइन रन करवा सकते हैं और टरबाइन के रन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह से 2 मैकेनिज्म, 2 टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अवेलेबल है सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। आप ये देख लें कि इंडिया की जो पोटेंशियल है वो 748 गीगावाट की है, ठीक है। और ये तब है जब हमने एज्यूम किया है कि लगभग 3% ऑफ द वेस्टलैंड एरिया जो है वो हमें कवर करना है सोलर पीवी मॉड्यूल से। तब इसकी जो पोटेंशियल है हमारे सोलर एनर्जी की वो 748 गीगावाट है, बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी स्ट्राइक करती है एज ए नेचुरल फिनोमेना। हम लोग उस जोन में हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हम लोग जोन में हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि हम लोग ट्रॉपिकल जोन में हैं। तो उस ट्रॉपिकल जोन में होने के कारण हम इतना पर ईयर एनर्जी स्ट्राइक होती है सोलर एनर्जी की, तो जो हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए
सोर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एमंग द वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सोलर एनर्जी पोटेंशियल इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, ये भी बात याद रखें कि जो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे विंड है ना, वाटर का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है हमारे कंट्री में। स्टेट विद द वेरी हाई सोलर रेडिएशन, जो कौन कौन से स्टेट हैं ये आप याद रखें। राजस्थान है, नॉर्दर्न गुजरात है, पार्ट्स ऑफ लद्दाख, कुछ पार्ट्स लद्दाख रीजन के, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये जो स्टेट हैं ये सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो रेडिएशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं। इंडिया में अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? तो रिसेंटली जो डाटा अपडेट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पर, वो ये बताता है कि इंडिया अचीव्ड 5th ग्लोबल पोजीशन, याद रखें कि 5th ग्लोबल पोजीशन इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट। हमने अभी किसको पीछे छोड़ा है? तो इटली को भी इसमें पीछे छोड़ा है। हम लोग पहले 6th पोजीशन पे थे, अब 5th पोजीशन पर आ गए हैं। सोलर पावर कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज टू 30 गीगावाट, जो अभी जो लेटेस्ट जो है एज पर जुलाई 2019, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर अवेलेबल है ये डेटा, कि लगभग 34.6 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी हो चुकी है ना, जो कि ये बताता है कि हम लोग 11 टाइम्स अपने आप को इस एनर्जी सोर्स में हम लोग इंक्रीज कर पाए हैं 2014, मार्च 2014 से। नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था। इसके लिए कब लॉन्च किया गया था? 11 जनवरी 2010 को। ये आप याद रखें। द मिशन टारगेट्स इंस्टॉलिंग, ये जो मिशन में बात कही गई थी कि हमें इंस्टॉल करना है, हमारा टारगेट था कि 100 गीगावाट की ग्रिड हमें इंस्टॉल करना है सोलर पावर के से कनेक्टेड बाय ईयर 2022। और अभी हम लोग कितना कर पाए हैं? लगभग 34.6 गीगावाट कर पाए हैं। होप कि 2022 एंड होते होते 100 गीगावाट हो जाए। अभी इस स्पीड से तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए आगे न्यूज़ क्या आती है, क्या हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे इंडिया इंक्लूडिंग आवर कंट्री, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये कमिट किया है कि वो जो इमिशन जो है, कार्बन इमिशन, उसको रिड्यूस करेंगे, और उसे बोला जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारी जो टारगेट है टू अचीव अबाउट 40% ऑफ cumulative इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज एंड टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% फ्रॉम द 2005 लेवल बाय 2030। कहने का मतलब है कि हम लोग लगभग 40% जो हम एनर्जी जो यूज कर रहे हैं एनर्जी का, उसका 40% हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से एक्वायर करना चाहते हैं, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। और दूसरी बात है कि हमारे जो GDP का जो है, GDP का लगभग 33 to 35% जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। GDP का 33 to 35% कब तक? 2030 तक। और वो जो लेवल क्या होगा, जो बेस क्या हमने माना है, वो 2005 के लेवल से। तो इस तरह से ये हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, NDC जिसे बोलते हैं, जो कि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये माना है कि हम ये करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस परस्पेक्टिव बोथ। ये जो है कि लॉन्च कब हुआ था? 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट के समय में ये लॉन्च किया गया था, 13 नवंबर 2015। इसके जो मेंबर कंट्री जो हैं वो इनिशियली 121 कंट्रीज थे, जो कि बोला गया कि वैसे कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हो, चाहे वो फुली और पार्शियली बीच में हो, वो इनके मेंबर बन सकते हैं, ऐसे कंट्रीज। और उस समय 121 कंट्रीज इसमें के अंतर्गत ये मेंबर बने। लेकिन हाल में के दिनों में इनकी मेंबरशिप में इजाफा हुई है और लगभग अभी 124 कंट्रीज हैं। और ये बोला दिया गया कि जो भी UN के मेंबर कंट्री हैं, उनके लिए ये मेंबरशिप ओपन है। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रीज थे कि जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में किसी भी तरह से आते हैं, चाहे फुली और पार्शियली। लेकिन अब जो मेंबरशिप वो ओपन कर दिया गया है सभी के लिए जो कि यूएन के मेंबर हैं। ठीक है। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? तो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन वो इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं कि जिनके पास पोटेंशियल है, जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने का जिनके पास पोटेंशियल है वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, चाहे वो रीजनल हों, है ना, या फिर वो इकोनॉमी के लिए काम करते हों, कैसे भी हों वो इसमें बन सकते हैं। उसकी एक शर्त यह है कि एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मेंबर होना चाहिए, उसे हम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इवन अपने जितने भी उनके ऑर्गन हैं उसके साथ इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट है कि अमेंडमेंट्स एंड विड्रॉल्स, कि जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो भी फ्रेमवर्क होगा उसमें अमेंडमेंट कैसे लाया जा सकता है। तो कोई भी मेंबर अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता है। उस अमेंडमेंट को पास होने के लिए 1/2 की मेजोरिटी चाहिए होगी जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। ठीक है, कि वैसे मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसके 2/3 जो मेंबर हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा किसी भी अमेंडमेंट के लिए। विड्रॉल, तो कोई भी मेंबर 3 मंथ पहले की नोटिस पर यहाँ पे विड्रॉल कर सकता है इसके मेंबरशिप से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सीट है वो आपको पता होगा वो हमारे इंडिया में ही है, या हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया जा सकता है? तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे कंट्री की जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, या वैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कि हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव को, उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, वह उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इनके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो भी फ्रेमवर्क होगा उसके जो टेक्स्ट है, डिपोजिटरी, रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन, जो टेक्स्ट है वो 3 लैंग्वेज में की जाती है, जिसमें एक हिंदी भी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमारी कंट्रीज की बहुत ही इमेज की आप देखें कि हमारी कंट्री की ये बहुत ही बड़ी जीत है। हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच यूज होता है, ये इक्वली ऑथेंटिक है ये लैंग्वेज। नेक्स्ट है बजट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें लीडर की भूमिका निभाया है अपनी कंट्री ने, इंडिया ने, तो इसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे $227 मिलियन। ठीक है। और जो कि हमारे जो कंपनीज हैं जैसे कि PSUs है, उसके बाद जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो एजेंसी है, इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बजट में। ठीक है। और उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1000 बिलियन बाय 2030। ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो इसमें, सोलर एनर्जी में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आप याद रखिएगा ये 1000 है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन देकर 100 ऑप्शन डाल दे बीच में और आपको कंफ्यूज करने के लिए 100 डाल दे, तो ये 1000 है, ये याद रखिएगा, 100 नहीं है। नेक्स्ट है टू कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस टू स्केल अप सोलर एनर्जी एप्लीकेशन इन लाइन विद दियर नीड्स। और नेक्स्ट है स्केल अप एप्लीकेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन मेंबर कंट्री जितने भी हैं उनके सोलर एनर्जी जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसके प्रोडक्शन, उसके एप्लीकेशन को स्केल अप किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। एंड फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव R&D, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम किया जाए। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आपको मैंने बताया था कि इस लेक्चर के बाद आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे 2015 और 2019 का, उसे आप फिर से जाकर देखें और उसे करने की कोशिश करें। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2015 है ना, क्या पूछा था? विद रेफरेंस टू द फ्यूल सेल
which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement. पहला था if pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as byproduct. बिल्कुल सही था, ठीक है। सेकेंड है फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये गलत है, लैपटॉप बैटरीज में भी ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट है कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने डिस्कशन में आपको बताया कि फ्यूल सेल जो है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत था, तो ये और ये तो ऐसे स्ट्राइक आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये सही था। जो 2019 में जो क्वेश्चन आया पूछा है वो हाइड्रोजन सीएनजी से पूछा है, कि जो कि बाद में भी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन सीएनजी। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था 2019 में। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जो आप पायलट बेसिस पर HCNG को लेकर आएँ दिल्ली की बसेस में, जो कि अभी करीब करीब 15 to 20 बसेस ऐसी रन कर रही हैं जो कि हाइड्रोजन CNG के पे बेस्ड है। तो ये रहा आज का लेक्चर। होप कि आप लेक्चर पसंद कर रहे हैं, आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर में क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। जो कि आपको नहीं पसंद आएगा उसे हम रिप्लेस करने के लिए, उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।